पिछले लेक्चर में हमने जो है वो प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कौन कौन से लोग होते हैं, फिर किसी भी प्रोजेक्ट में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, फिर टेंडरिंग प्रोसेस या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, देन प्रोक्योरमेंट क्या होती है, देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि टेंडरिंग क्या होती है, टेंडर क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, टेंडर नोटिस क्या होता है, टेंडरिंग प्रोसेस का पर्पस क्या होता है, और टेंडरिंग के अंदर प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें है सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों सेम डॉक्यूमेंट या सेम चीज़ें नहीं हैं। टेंडर का वर्ड बेसिकली हम यूज करते हैं कि जब आप किसी के साथ ट्रेड करने के लिए या किसी के साथ बिजनेस करने के लिए आप उसको इनवाइट करते हैं। जैसे अगर मैंने अपना कोई कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है किसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो बेसिकली दिस इज सम काइंड ऑफ बिजनेस। तो मैं कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट करूंगा कि भाई ये कंस्ट्रक्शन मैंने एग्जीक्यूट करवानी है और ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो अब आप मुझे अपनी ऑफर जो है वो दें कि आप ये कंस्ट्रक्शन जो है कितने में एग्जीक्यूट करके देंगे। तो टेंडर का वर्ड बेसिकली हम यूज करते हैं कि जब आप किसी को बिजनेस करने के लिए या किसी के साथ ट्रेड करने के लिए उसको इनवाइट करते हैं कि वो टर्म्स और कंडीशंस के अंदर रहते हुए अपनी ऑफर जो है वो पुट करे। और कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड उस वक्त यूज किया जाता है कि जब आपने काफी सारे लोगों को इनवाइट किया है और आपका किसी एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट हो गया है, वो आपका काम एग्जीक्यूट करने पे एग्री है, जितने पैसे वो डिमांड कर रहा है आप उसको उतने पैसे पे करने पे एग्री हैं। तो जब दो पार्टीज एक एग्रीमेंट पे आ जाती हैं, दो पार्टीज के दरमियान में एक एग्रीमेंट डेवलप हो जाता है, दोनों पार्टीज एक पेज पे आ जाती हैं, तो उसमें फिर हम कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो टेंडरिंग का जो प्रोसेस जब खत्म होता है उसके बाद फिर जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। The term tender formally means an invitation to trade under the terms of offer। कि जब आप किसी के साथ ट्रेड करने के लिए, किसी के साथ काम करने के लिए, किसी के साथ बिजनेस करने के लिए उसको इनवाइट करें कि भाई मैं आपके साथ ही बिजनेस करना चाहता हूँ, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर रहते हुए आप अपनी ऑफर जो है वो पुट करें। And the contract is a term used when two parties have reached upon an agreement। और contract का वर्ड हम उस वक्त यूज करते हैं जब दो पार्टीज के दरम्यान में एक एग्रीमेंट जो है वो डेवलप हो चुका हो। अब एग्रीमेंट कब डेवलप होगा? जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे ट्रेड करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, तो आपके पास 5 10 12 20 लोग आएंगे, वो अपनी आपको ऑफर पुट करेंगे, तो जो आपको फिजिबल बंदा लगेगा आप उसको उसके साथ जब अपना एग्रीमेंट डेवलप कर लेंगे। For a contract to be valid, there must be an offer from the owner in the form of tender notice to get some specified work to be executed। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त वैलिड होता है कि जब ओनर की तरफ से टेंडर नोटिस की सूरत में एक ऑफर दी जाए कि मैं ये काम जो है एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, एंड देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट द वर्क। और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से एक्सेप्टेंस हो कि मैं ये काम एग्जीक्यूट करने पे एग्री हूँ। बोथ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी डेफिनेट एंड लीगल। और ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों जो है वो डेफिनेट होनी चाहिए और दोनों जो है वो लीगल। लीगल का मतलब है कि जो भी क्या नाम है, लीगल कंडीशंस हैं, लीगल टर्म्स हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए। और डेफिनेट का मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट या उसकी जो ड्यूरेशन है वो एक, उसका जो ड्यूरेशन भी डिफाइन होनी चाहिए और उसकी जो कॉस्ट है वो भी डिफाइन होनी चाहिए। और इसी तरह से जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो भी पहले से डिफाइन होनी चाहिए। उसके बाद फिर आता है प्री रेक्विजिट्स ऑफ फार्मूलेशन ऑफ टेंडर्स। तो प्री रेक्विजिट का मतलब ये है कि अच्छा, सबसे पहले तो आपको ना टेंडरिंग का जो प्रोसेस है ना वो आपके माइंड में होना चाहिए कि टेंडरिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। टेंडरिंग का प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है कि जो क्लाइंट होता है वो बेसिकली एक नोटिस जो है वो देता है न्यूज़पेपर के अंदर। मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था नोटिस, यहाँ पर अगर होता है तो मैं आपको दोबारा भी दिखाता हूँ।
इस तरह का एक नोटिस जो है वो क्लाइंट बेसिकली फ्लोट करता है न्यूज़पेपर के अंदर कि ये मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, ये उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तो मैं ये काम एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, और जो इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो आके अपनी ऑफर जो है वो पुट करें। तो टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है टेंडर नोटिस के जरिए। अब टेंडर नोटिस फ्लोट करने से पहले, ठीक है, टेंडर नोटिस फ्लोट करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होना ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं प्री रेक्विजिट्स। कि टेंडर नोटिस जब आपने फ्लोट करना है तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपके पास होना जो है वो ज़रूरी है। अब जैसे इस नोटिस के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नेम ऑफ वर्क है और ये उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट, अगर आप फॉर एग्जांपल एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आपने निकालनी है। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट कहाँ से आएगी? एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए आपके पास जो है वो ड्राइंग्स होना ज़रूरी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए आपके पास जो है वो बीओक्यू तैयार होना ज़रूरी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए आपके पास जो है वो स्पेसिफिकेशंस का तैयार होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई टेंडर नोटिस से पहले हमने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास ड्राइंग्स भी हों, आपके पास बीओक्यू भी तैयार हो चुका हो, आपके पास जो है वो स्पेसिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी तैयार हों। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि टेंडर नोटिस फ्लोट करने से पहले कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ों का होना जो है वो ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं प्री रेक्विजिट्स। प्री रेक्विजिट ऑफ फार्मूलेशन ऑफ टेंडर्स, के टेंडर्स को फार्मूलेट करने से पहले या टेंडर्स को बनाने से पहले कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का होना जो है वो ज़रूरी है। अब इसमें सबसे पहले जो है स्टेप नंबर 1 जो है वो है कंप्लीशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। कि आपका जो काम है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो कंप्लीट हो चुकी हो। अब फिजिबिलिटी स्टडी से मुराद ये है कि आप जो काम करने जा रहे हैं क्या वो फिजिबल भी है या नहीं है। अब फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर मेन जो चीज़ होती है वो होती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। अब अगर आप लेट से अगर आप एक घर बनाने का प्लान करते हैं तो आप पहले क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि यार मेरे लिए घर बनाना फिजिबल भी है या नहीं। तो आपने कहा कि आपने उसका एक रफ कॉस्ट निकाल लिया। रफ कॉस्ट निकालने के बाद आपने देखा कि यार इसके ऊपर इतनी कॉस्ट आ रही है कि मेरे पास इतने फंड्स भी अवेलेबल हैं या नहीं, क्या मैं घर की जो एग्जीक्यूशन है उसको कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं कंप्लीट कर सकता। तो ये आ जाता है बेसिकली उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर कि आप जो काम करने जा रहे हैं क्या वो फिजिबल भी है या नहीं। अब जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहले एक PC1 डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। PC1 डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है उस मिनिस्ट्री को वो डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, और अब उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी जो रफ कॉस्ट होती है, बाकी उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स होती हैं वो उसके अंदर जो है वो मेंशन होती हैं। अब जो है फिर मिनिस्ट्री ये डिसाइड करती है कि अगर ये इसकी कॉस्ट आ रही है तो क्या इतने फंड्स मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट कर सकती है या नहीं एलोकेट कर सकती। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर भी तीन चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है कि क्या हमारे पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि हम इस काम को एग्जीक्यूट कर सकें। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब है क्या टेक्निकली इस काम को करना भी पॉसिबल है या नहीं। अगर अब आपके पास एक साइट है, उस साइट के ऊपर एक आप 50 स्टोरी बिल्डिंग प्लान करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो सॉइल वगैरह जो अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे इतनी हाई राइज बिल्डिंग जो है वो प्लान की जा सके। या अगर आप किसी जगह पर कोई डैम वगैरह बना रहे हैं तो टेक्निकली ये देखा जाएगा कि क्या उस साइट के ऊपर या उस लोकेशन के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करना हमारे लिए फिजिबल भी है या नहीं है। फिर तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी। एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी के अंदर ये देखा जाता है कि हम जो काम बेसिकली करने जा रहे हैं इसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं है, इसका हमारे माहौल के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। अब जैसे हम रोड्स वगैरह जो बनाते हैं, रोड्स के रूट में अक्सर जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, जंगल जो होते हैं, ट्रीज वगैरह जो होते हैं, उन्हें हमें कट करना पड़ता है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो एडवांस कंट्रीज हैं, वहाँ पे बाकायदा तौर पे एनवायरनमेंट के इफेक्ट के लिए एक स्टडी डेवलप की जाती है जिसको EIA कहा जाता है। फिर उस स्टडी के बाद ये डिसाइड किया जाता है क्या इस काम को हम एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं। अगर उस काम का एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो तो फिर उसके लिए कोई अल्टरनेट वे जो है वो तलाश किया जाता है। तो ये चीज़ की जाती है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। और फिजिबिलिटी स्टडी आप कब करेंगे? टेंडर भेजने से पहले या टेंडर को बनाने से पहले। अच्छा जी, उसके बाद फिर दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन।
अब जब आपकी फिजिबिलिटी स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है, वो अप्रूव हो गया, उसके फंड्स भी अवेलेबल हैं आपके पास, तो उसके बाद फिर अब उसका जो नेक्स्ट फेज होगा वो होगा उसका डिज़ाइन। कि अब आपने उसका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट करना है, वो आपने उसका जो ड्राइंग्स हैं वो आपने उसकी जो है वो तैयार करनी है। अब डिज़ाइन के अंदर जो है वो उसकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें उसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स भी आ जाती हैं, उसमें उसकी जो है वो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स भी आ जाती हैं, उसमें इसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन भी आ जाती हैं, उसमें इसका जो है वो बीओक्यू भी आ जाता है। तो ये काम तब होगा जब आपकी फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो डिज़ाइन आप बनाएंगे, डिज़ाइन में आप ये देखेंगे कि यार मेरी जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं वो किस तरह का होना चाहिए। आर्किटेक्चरल ड्राइंग, बेसिकली ड्राइंग दो तरह की होती हैं, एक होती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग और दूसरी होती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। आर्किटेक्चरल ड्राइंग बेसिकली आपके बिल्डिंग के लेआउट के बारे में बताती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 मरले का घर है, तो उस 5 मरले का प्लॉट को आपने किस तरह से जो है वो डिवाइड करना है, रूम्स कहाँ पर होंगे, किचन कहाँ पर होगा, स्टोर कहाँ पर होगा। तो दिस इज बेसिकली दी आर्किटेक्चरल ड्राइंग से आपकी बिल्डिंग का जो लेआउट है वो किस तरह का होगा। दूसरी जो ड्राइंग्स होती हैं वो होती हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। स्ट्रक्चरल ड्राइंग बेसिकली आपको ये बताती हैं कि अब आपकी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो लोड आ रहा है, उस लोड को उठाने के लिए बिल्डिंग के अंदर आपके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, बीम के साइज क्या होना चाहिए, बीम के अंदर आपने जो सरिया यूज करना है सरिये का साइज क्या होगा, नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे, बीम के अंदर जो कंक्रीट यूज होगी उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कॉलम का क्या साइज होगा, कॉलम के अंदर सरिया कौन सा यूज करना है, जो फाउंडेशन है फाउंडेशन का साइज क्या होगा, फाउंडेशन जमीन से कितनी डीप जाएगी, फाउंडेशन के अंदर जो कंक्रीट या फाउंडेशन के अंदर जो इन्फोर्समेंट यूज करनी है वो किस तरह की होगी। तो ये चीजें आ जाती हैं इंजीनियरिंग डिजाइन के अंदर। फिर जब डिज़ाइन तैयार हो जाता है फिर उसके बाद उसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, स्पेसिफिकेशन जो हैं वो तैयार की जाती हैं। स्पेसिफिकेशन बेसिकली आपको ये बताती हैं कि आपके काम के अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी आपका काम है, वो काम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाएगा, कैसा मटेरियल यूज़ किया जाएगा, मटेरियल की क्वालिटी क्या होगी, मटेरियल किस ब्रांड का होगा। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अंदर क्वांटिटी सर्वेइंग भी आ जाती है कि अब आपने एस्टिमेशन जो है वो कंप्लीट करनी है कि आपके कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटी के अंदर या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सा मटेरियल और कितना कितना मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो ये चीज़ें आ जाती हैं दूसरे फेज़ के अंदर जिसको हम कहते हैं डिज़ाइन फेज़ कह लें आप, या इसको आप प्लानिंग फेज़ कह लें। उसके बाद अब जो एस्टिमेशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक कंट्रोल एस्टिमेट होता है, दूसरा इंजीनियर एस्टिमेट होता है, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट भी होता है। कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट वो होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर तैयार करता है, और इंजीनियर एस्टिमेट वो होता है जो कि क्लाइंट की तरफ से जो कंसल्टेंट होता है वो उसको तैयार करता है। एक कंट्रोल एस्टिमेट वो होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा होता है उसको वेरीफाई करने के लिए हम एस्टिमेट जो है वो तैयार करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो फाउंडेशन तक का काम कर लिया है, फाउंडेशन तक के काम में ये क्वांटिटीज़ हैं, ये मेरी कॉस्ट बनती है, तो इतने जो मेरे बिल हैं वो अप्रूव कर दिया जाए। अब उसके काम को वेरीफाई करने के लिए हम एक अलग से एस्टिमेट बनाएंगे कि अगर हम फाउंडेशन का जो काम हुआ है उसमें ये जो है वो क्वांटिटीज आती हैं, तो उसको बेसिकली हम कंट्रोल एस्टिमेट कहते हैं। तो एस्टिमेट जो है वो डिफरेंट पर्पजेज के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो डिज़ाइन फेज के बाद फिर तीसरा जो स्टेप होता है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अब आपने जो काम है आपका, अब उसकी जो है वो मंजूरी आप लेंगे। फॉर एग्जांपल अब आपने घर बनाना था, घर बनाने के लिए पहले आपने फिजिबिलिटी स्टडी की, फिजिबिलिटी के बाद आपने उसका नक्शा बनाया, आपने उसकी ड्राइंग्स बनाई, आपने उसका एस्टिमेट निकाला। अब वो ड्राइंग्स और एस्टिमेट लेके चले गए आप अथॉरिटी के पास। अगर तो इस्लामाबाद में आप फॉर एग्जांपल घर बना रहे हैं तो इस्लामाबाद में अथॉरिटी क्या होगी, सीडीए। अब सीडीए से अब अपनी ड्राइंग्स जो है वो आप अप्रूव करवाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। इसी तरह से जो बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो उसको जो है वो अप्रूव करती हैं। उसमें प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसको फिर रिव्यू किया जाता है, रिव्यू करने के बाद जो कम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो उसको सेक्शन कर देती है, यानी कि उसकी वो मंजूरी दे देती है। उसके बाद चौथी जो चीज़ होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, कि अब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का मतलब है कि अब आपका फिजिबिलिटी स्टडी भी कंप्लीट होगी, आपकी ड्राइंग्स आपका डिज़ाइन भी कंप्लीट है, अब आपका एस्टिमेट भी तैयार है, आपको जो है वो अथॉरिटी ने अप्रूवल भी दे दी है। अब आपने एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो अरेंजमेंट्स करनी है, अब आपने फंड्स अरेंज करने हैं।
जिस मिनिस्ट्री ने आपको फंड्स अप्रूव करने थे, आप उससे फंड्स जो हैं वो लेंगे। अब आपके प्रोजेक्ट की जो लैंड है, जो साइट है, आपने उसको एक्वायर करना है, उसको आपने अपने कब्जे में लेना है। तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए आपने किस किस काबिलियत के कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट करना है ऑफर के लिए। इसको हम बोलते हैं प्री क्वालिफिकेशन के। अब आपने जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट करना है ऑफर पुट करने के लिए, उन कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, उनके पास मशीनरी कौन सी हो, उनके पास इंजीनियर्स जो हैं वो कौन कितने हैं, उनका इंजीनियर्स एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कंपनी का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कंपनी का बैंक बैलेंस या बैंक एसेट्स कौन कौन से होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आ जाती हैं प्री क्वालिफिकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एक क्राइटेरिया होता है कि भाई जिस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 60% से अबव हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा कोई और बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। दिस इज बेसिकली दी प्री क्वालिफिकेशन, कि आप प्री क्वालिफिकेशन जो है वो देख रहे हैं कि अब आपने किस 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 कॉन्ट्रैक्टर को या किस लेवल के कॉन्ट्रैक्टर को आपने ऑफर पुट करने के लिए जो है वो इनवाइट करना है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये सारी चीजें बेसिकली जो टेंडर नोटिस होता है, टेंडर नोटिस फ्लोट करने से पहले ये सारी जो चीजें हैं वो कंप्लीट की जाती हैं। उस उसके बाद वो हम जो है वो अब ये डिस्कस करेंगे कि जो प्री क्वालिफिकेशन होती है वो प्री क्वालिफिकेशन जो है वो कैसे की जाती है, कौन इसको करता है। ठीक है, अभी जो हमने आखिरी जो स्टेप देखा है ना, वो डिस्कस करेंगे कि प्री क्वालिफिकेशन कैसे की जाती है, कौन इसको करता है, और कौन कौन से इसके स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल होती हैं। तो प्री क्वालिफिकेशन का मतलब तो आपको समझ आ गया। अब आपने बेसिकली ये डिसाइड करना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर क्या काबिलियत आपने देखनी है, कि जिस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ये काबिलियत होगी सिर्फ वही अपनी ऑफर पुट कर सकता है, इससे नीचे वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपनी ऑफर पुट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप ये कहते हैं कि भाई जिस कॉन्ट्रैक्टर का 20 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये भी जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये बेसिकली एक तरह से आपने एक प्री क्वालिफिकेशन की कंडीशन लगा दी है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास इतना एक्सपीरियंस होगा सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई नहीं कर सकता। हम डिस्कस करेंगे कि प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, प्री क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज जो हैं वो कौन कौन से होते हैं टेंडर्स के लिए, और प्री क्वालिफिकेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या होते हैं। कि अब आप प्री क्वालिफिकेशन की जब कंडीशन लगा रहे हैं, जब आप प्री क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा। So pre-qualification is the process by which contractors are screened and evaluated for inclusion in bid request for a project. तो प्री क्वालिफिकेशन एक बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्टर्स को स्क्रीन करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को आप फिल्टर करते हैं कि क्या इस कॉन्ट्रैक्टर को हम अपने बिड प्रोसेस के अंदर या टेंडर प्रोसेस के अंदर शामिल कर सकते हैं या नहीं शामिल कर सकते। इट इज़ एन असेसमेंट प्रोसेस दैट डिटरमाइंस द कॉन्ट्रैक्टर। अब ये बेसिकली एक असेसमेंट प्रोसेस है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्टर को असेस कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की काबिलियत को आप जांच रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को आप एवेलुएट कर रहे होते हैं। उसकी कैपेबिलिटी चेक की जाती है, उसकी कैपेसिटी देखी जाती है, उसके रिसोर्सेज देखे जाते हैं, उसका मैनेजमेंट प्रोसेस देखा जाता है और उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। अब इन चीज़ों के अंदर आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको आगे जाके जो है वो बताता हूँ। तो प्री क्वालिफिकेशन इज एन असेसमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मीन क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट का ऑनर है, is an assessment made by the employer of the appropriate level of experience and capacity of firms expressing interest in undertaking a particular contract before inviting them to bid। कि उनको ऑफर के लिए इनवाइट करने से पहले, उनको ऑफर के लिए इनवाइट करने से पहले आप जो कॉन्ट्रैक्टर्स की जो एक्सपीरियंस है, कॉन्ट्रैक्टर्स की जो कैपेसिटी है, आप उसको एवेलुएट करते हैं, आप उसको असेस करते हैं। क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑफर पुट करने के लिए या ऑफर के लिए इनवाइट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्या मुझे इस कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट करना चाहिए या नहीं इनवाइट करना चाहिए। तो बेसिकली इसमें हम एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर को असेस कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को हम एवेलुएट कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो किस तरह की है,
क्या कॉन्ट्रैक्टर का जो बैंक बैलेंस है या कॉन्ट्रैक्टर की जो क्रेडिट लाइन है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर की वर्क हिस्ट्री किस तरह की है, कॉन्ट्रैक्टर के पास जो है वो लाइसेंस कौन कौन से अवेलेबल हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास जो टीम है उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास जो मैनेजमेंट टीम है वो किस तरह की है, कॉन्ट्रैक्टर का क्वालिटी रिकॉर्ड किस तरह का है, सेफ्टी रिकॉर्ड किस तरह का है, और कॉन्ट्रैक्टर की जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है। अब ये जो बेसिकली इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स की ये जो क्या नाम है एरियाज होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, इन एरियाज को एवेलुएट किया जाता है। तो प्री क्वालिफिकेशन लॉज आर सेट एट द स्टेट लेवल। अब आपने इन एरियाज को किस तरह से एवेलुएट करना है, किस तरह से आपने इसको असेस करना है, उसके लिए जो कानून है, इसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो स्टेट लेवल पे जो है वो सेट किए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में प्री क्वालिफिकेशन के जो लॉज हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हमें ये बताता है कि जो कंपनीज हैं उनको किस तरह से असेस करना है, कंपनीज को किस तरह से जो है वो एवेलुएट करना है। तो कोई भी कंपनी जब रजिस्टर होती है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ तो वो दो कैटेगरीज के अंदर रजिस्टर होती है। एक होता है कंसल्टेंट की कैटेगरी और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी। जो कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी होती है उसका काम होता है काम को ऑपरेट करना या काम को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना, और जो कंसल्टेंट की कैटेगरी होती है उसका काम सिर्फ ये होता है कि क्लाइंट को गाइड करना। कंसल्टेंट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। हाँ, कंसल्टेंट जो है वो क्लाइंट को गाइड कर सकता है, क्लाइंट को एडवाइस दे सकता है, क्लाइंट के लिए ड्राइंग्स या डिज़ाइन जो है वो तैयार कर सकता है। तो कोई भी कंपनी जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर होगी तो इन दो कैटेगरीज के अंदर वो रजिस्टर होगी, या तो वो कंसल्टेंट की कैटेगरी में होगी या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी में होगी। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ जितनी भी कंपनीज रजिस्टर होती हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जहाँ रजिस्टर होती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर वाली जो कैटेगरी है वो है CA, और सबसे बॉटम में जो कैटेगरी है कंपनी की वो है C6। अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बेसिकली कंपनीज को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटी या डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटीज, कि उनकी क्या काबिलियत है, उनकी क्या एबिलिटीज हैं, उनके पास जो है वो एसेट्स कितने हैं, एक्सपीरियंस कितना है, इंजीनियर्स कितने हैं। तो उसकी बेस पे क्या किया पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने कंपनीज को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। अब इसमें सबसे जो टॉप पे अगर आप देखें जो कंस्ट्रक्टर की कैटेगरी है वो है CA। अब CA जो की जो लिमिट है, लिमिट का मतलब ये है कि वो कंपनी कितनी अमाउंट के प्रोजेक्ट के टेंडर के लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक है, कितनी अमाउंट के प्रोजेक्ट के टेंडर के लिए वो कंपनी अप्लाई कर सकती है। अब CA की जो है वो कोई लिमिट नहीं है, यानी कि ये हर तरह के ये प्रोजेक्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकती है। उसके बाद फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो है जी CA। अब CB की जो लिमिट है वो है 4,000 मिलियन, कि ये कंपनी 4,000 मिलियन रुपए के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती है, इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद फिर C1 है, C1 की लिमिट है 2500। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे लिमिट कम होती जाएगी। सबसे नीचे जो कंपनी है C6, उसकी लिमिट है 25 मिलियन, कि 25 मिलियन के रुपीस के लिए ये जो कंपनी है ये अप्लाई कर सकती है। तो ये तो आ गई यहाँ पे लिमिट। लिमिट के बाद फिर अगली जो चीज़ है वो है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंजीनियर्स, के उस कंपनी के पास जो कम से कम जो इंजीनियर्स हैं वो कितने होने चाहिए। अब CA की जो है वो है 2 PE विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस ईच प्लस RE, के उस कंपनी के पास दो प्रोफेशनल इंजीनियर हो, दो उसके पास जो रजिस्टर इंजीनियर हो। जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हो उनका कम से कम जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल है। इसी तरह से CB की है कि जी उसका पास जो प्रोफेशनल इंजीनियर हो उसका 15 साल का एक्सपीरियंस हो और उसके पास जो है वो रजिस्टर्ड इंजीनियर। अच्छा, ये जो रजिस्टर्ड इंजीनियर या जो प्रोफेशनल इंजीनियर है कि जब एक इंजीनियर ग्रेजुएट होता है तो वो रजिस्टर्ड इंजीनियर होता है। तो जब उसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है वो एक टेस्ट देता है, टेस्ट के बाद उसका जो स्टेटस होता है वो रजिस्टर्ड इंजीनियर से प्रोफेशनल इंजीनियर के अंदर जो है वो चला जाता है। तो इसी तरह से फिर अगली जो अगर आप सबसे नीचे देखते हैं C6 में जो है वो एक ही रजिस्टर्ड इंजीनियर जो होगा वो फ्रेश इंजीनियर होगा, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा।
उसके पास अगले कॉलम में लिखा हुआ है कि कंपनी की जो नेट वर्थ है वो कितनी होनी चाहिए। अब सी ए की जो नेट वर्थ है, यानी कि उसके जो एसेट्स वगैरह है, उसका जो बैंक बैलेंस है वो कम से कम 150 मिलियन का हो। सी बी के जो एसेट्स हैं वो कम से कम जो है वो 100 मिलियन का हो। तो यहाँ पर उसके जो है वो नेट वर्थ आ गए हैं। उसके बाद फिर उसके पीसीपीज रिक्वायर्ड है। पीसीपीज बेसिकली ये पॉइंट्स होते हैं, प्रोफेशनल जो इंजीनियर्स होते हैं उनके ये पॉइंट्स होते हैं। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस होता जाता है तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो सीए के पास जो इंजीनियर्स की टीम हो उनके कम से कम जो पॉइंट्स हैं वो 200 होने चाहिए। तो इसी तरह से नीचे की तरफ जब आएंगे तो जो पॉइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है। C6 पे जाके वो रिक्वायरमेंट 5 रह जाती है। उसके बाद फिर आगे उसकी जो लिखी हुई है जनाब फीस, के उनकी जो फीस है वो कितनी होनी चाहिए। अब इसमें जो सी ए की जो फी है वो 4 लाख है अप्लाई करने की, और C6 पे अगर आप देखते हैं तो उसकी जो फीस है वो 15,000 है। तो इसी तरह से बेसिकली पीसी ने कंपनीज को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है कि उनकी उसके पास जो टीम अवेलेबल है उसके लिहाज से, फिर उसके पास जो एसेट्स हैं उसके लिहाज से, और उसकी जो लिमिट है उसके लिहाज से पीसी ने जो है वो डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू पीसी, पीसी के मुताबिक जो प्री क्वालिफिकेशन बेसिकली एक असेसमेंट है जो कि एम्प्लॉयर या क्लाइंट की तरफ से की जाती है, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका एक्सपीरियंस या उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको जो है असेस किया जाता है उसको बिड के लिए इनवाइट करने से पहले। प्री क्वालिफिकेशन के अंदर इन चीज़ों को जो है असेस किया जाता है। जनरल एक्सपीरियंस है, पर्सनल कैपेबिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। और हम ये देखते हैं कि इसके अंदर फर्दर जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो इसको भी आप छोड़ दें। ये है बेसिकली क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज। अब इसमें क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया होता है उसके टोटल 100 मार्क्स होते हैं। अब उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे पहली जो कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल साउंडनेस, दूसरी जो कैटेगरी है वो है एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, तीसरी जो कैटेगरी है वो है पर्सनल कैपेबिलिटीज, और चौथी जो कैटेगरी है वो है इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज। इसमें हर चीज़ के अपने जो मार्क्स हैं, फाइनेंशियल साउंडनेस के टोटल 30 मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस के 35 मार्क्स हैं, पर्सनल कैपेबिलिटीज़ के 15 मार्क्स हैं, और इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज़ के जो हैं वो टोटल 20 मार्क्स हैं। तो टोटल जो है वो 100 मार्क्स हैं। तो इस 100 में से जो कंपनी कम से कम 50 मार्क्स स्कोर करेगी, सिर्फ वही कंपनी जो है वो एलिजिबल होगी टेंडर के लिए अप्लाई करने के। उसके अलावा कोई और कंपनी एलिजिबल नहीं होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि इन कैटेगरीज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है जी इसमें जनरल एक्सपीरियंस। जनरल एक्सपीरियंस अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इसके यहाँ पर टोटल 35 मार्क्स हैं। 35 मार्क्स को आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट ऑफ सिमिलर नेचर एंड कम्प्लेक्सिटी कंप्लीटेड ओवर लेटेस्ट 10 ईयर्स, के उसने पिछले 10 साल के अंदर इस तरह का पहले जो है वो काम कंप्लीट किया हो, इसी नेचर का। अगर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए हम टेंडर कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे क्या उसने पिछले 10 साल के अंदर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट की है या नहीं। प्रोजेक्ट ऑफ सिमिलर नेचर एंड कम्प्लेक्सिटी इन हैंड, क्या उसके पास करंटली क्या वो इस तरह का काम अभी कर रहा है, करंटली इस तरह का काम क्या वो अभी कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके टोटल जो है वो 10 मार्क्स हैं। उसके बाद फिर उसका जो है जनरल एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्क से उसके पास एक्सपीरियंस जो है वो कितना है, उसके टोटल जो है वो 5 मार्क्स हैं। उसके बाद फिर है स्टेटस ऑफ एनलिस्टमेंट विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एजेंसीज, वो किस किस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो रजिस्टर है, या किस किस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसने लाइसेंस लिया हुआ है। उसके टोटल जो है वो 5 मार्क्स हैं। तो टोटल यहाँ पर मार्क्स 35 हो गए, और 35 को हमने इस तरह से जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो हम देखेंगे जिस कंपनी के पास एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से उसको हम जो मार्क्स होंगे वो देते जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो है इसमें पर्सनल कैपेबिलिटीज। पर्सनल कैपेबिलिटीज में बेसिकली ये देखा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जो टीम है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, इंजीनियर्स कितने हैं, डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो कितने हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब इसमें पहले जो सीरियल है वो है ग्रेजुएट इंजीनियर्स रजिस्टर्ड विद पीएससी, कि पीएससी के साथ जो इंजीनियर्स हैं वो कितने रजिस्टर हैं, कितने इंजीनियर्स हैं जो कि उसके साथ पीसी के साथ जो है रजिस्टर, नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितना है, और इंजीनियर्स का जो टोटल जो एक्सपीरियंस है वो कितना है।
तो इसके टोटल जो है वो 6 मार्क्स इसके हैं और 3 मार्क्स जो है इसके, 9 मार्क्स इसके टोटल हो गए। उसके बाद फिर नंबर ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के, उसके पास जो डीएई इंजीनियर्स होते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं और एक्सपीरियंस जो है वो इनका कितना है, टोटल इसके जो है वो 15 मार्क्स हो गए हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज़, कि इक्विपमेंट जो है उसके पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, वो किस किस इक्विपमेंट को वो ऑन करता है। अब इक्विपमेंट जो है ये वेरी करते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग के लिए इक्विपमेंट आपको डिफरेंट रिक्वायर है। अगर आप एक जो है वो डैम बना रहे हैं या अगर आप एक रोड बना रहे हैं तो रोड के लिए आपके इक्विपमेंट डिफरेंट होंगे। तो इक्विपमेंट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के लिए वेरी करते हैं। तो इसमें हम एक लिस्ट बना के दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि जिनको जो जो इक्विपमेंट अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्टर्स उनको जो है वो उसकी लिस्ट हमें बना के दे दें, तो उसके हिसाब से फिर उनको हम जो मार्क्स जो है वो हम दे देते हैं। इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज के बाद फिर अगली जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, उसकी अवेलेबल क्रेडिट बैंक क्रेडिट लाइन कितनी है, उसका जो वर्किंग कैपिटल है पिछले 3 साल के अंदर के उसने कितनी अमाउंट का काम जो है वो किया है, क्या वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर भी है या नहीं, उसकी लिटिगेशन हिस्ट्री, लिटिगेशन मीन कि कभी उसके ऊपर किसी ने कोई कानूनी कार्रवाई की है या नहीं की, और क्या कानूनी कार्रवाई कभी उसके अगेंस्ट भी गई है या नहीं। अक्सर ये होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स क्लाइंट के साथ जो है वो फ्रॉड कर देते हैं, तो फिर क्लाइंट उनके ऊपर जो है वो केस करते हैं। तो अगर तो वो उसका केस का डिसीजन है वो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट गया है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद क्या कभी उसको किसी क्लाइंट ने, किसी एजेंसी ने, किसी इदारे ने ब्लैक लिस्ट भी किया या नहीं किया, क्या उसके पास काम करने के लिए वैलिड लाइसेंस भी अवेलेबल है या नहीं। तो इस तरह से हमने इसको मार्क्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया। हर कैटेगरी के यहाँ पे 5 मार्क्स हैं, टोटल इसके जो हैं वो 3 मार्क्स हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट होता है जब उसका प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है तो प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर की जो है वो असेस की जाती हैं। अब प्री क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स को बिड के लिए या कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑफर पुट करने के इनवाइट करने से पहले उनको उनका जो प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर्स को एक एड के जरिए जो है वो इन्वाइट किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक प्री क्वालिफिकेशन नोटिस है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो है ये एक प्री क्वालिफिकेशन नोटिस है। नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर, नजर आ रहा है सर, आ रहा। इसमें देखेंगे प्री क्वालिफिकेशन नोटिस है, ये टेंडर नोटिस नहीं है, ये प्री क्वालिफिकेशन नोटिस है। टेंडर नोटिस का मतलब ये है कि आप उसको ऑफर के लिए इनवाइट कर रहे हैं। प्री क्वालिफिकेशन नोटिस का मतलब है कि आप उन कॉन्ट्रैक्टर्स को इवेलुएट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। प्री क्वालिफिकेशन नोटिस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पेशावर नॉर्दर्न बाईपास, के पेशावर नॉर्दर्न बाईपास कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को प्री क्वालिफिकेशन के लिए इनवाइट किया जा रहा है। अब इसके अंदर जो है वो 2 पैकेज हैं। पहला जो पैकेज है वो है वार्षिक रोड से लेके तख्तबाई तक, और जो 6 किलोमीटर का है। दूसरा जो पैकेज है वो वार्षिक रोड से वो भी तख्तबाई तक है और ये भी जो है वो 6 किलोमीटर का है। तो इसकी ये जो है उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है 1200 मिलियन, ये भी उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है दूसरे पैकेज की 1200 मिलियन। और ये पीसी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है कि जो कंपनी है वो सी बी कैटेगरी के अंदर रजिस्टर हो, कम से कम वो कंपनी सी बी कैटेगरी के अंदर रजिस्टर हो। अब वो आगे जो कंपनी के पास लाइसेंस होता है वो डिफरेंट कामों का लाइसेंस होता है। किसी के पास बिल्डिंग के काम का लाइसेंस होता है, किसी के पास रोड के काम का भी लाइसेंस होता है, किसी के पास प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिसिटी के काम का भी लाइसेंस होता है। तो वो कोड्स होते हैं। अब कंपनी के पास जो कोड अवेलेबल होते हैं सिर्फ उस कोड के मुताबिक, उस कोड के अंदर जो जो काम आता है सिर्फ कंपनी उस काम के लिए अप्लाई कर सकती है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि कंपनी के पास जो कोड हो वो C1 कोड भी हो और CE2 कोड भी हो, और उसके दूसरे की भी ये है कि CBV स्पेशलाइजेशन CE1 और CE2। अब जो जो कंपनी जिन जिन कंपनी के पास ये चीज़ें होंगी या जिन जिन जो जो कंपनी इस कैटेगरी के अंदर जो है वो रजिस्टर होंगी वो कंपनी जो है प्री क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो अप्लाई करेंगी। अगर आप इसका ये अगली वाली क्लॉज पढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ है द इंटरेस्टेड फर्म्स
registered with Pakistan Engineering Council in constructed category as mentioned above for the respective packages for the year 2010 are eligible to apply for pre-qualification। कि जो कंपनी इस कैटेगरी के अंदर रजिस्टर है वो प्री क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद तीसरा अगर आप पढ़ते हैं, अ कंप्लीट सेट ऑफ प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में बी परचेज बाय इंटरेस्टेड फर्म्स ऑन सबमिशन ऑफ ए रिटन एप्लीकेशन mentioning the name of package to the address given below upon a payment of non-refundable fee of rupees 5000। अब जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो कंपनी से जाके डॉक्यूमेंट परचेज करेगा और उस डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी जो डिटेल्स होंगी वो डिटेल्स जो है वो फिल करके देगा। फिर आगे बताया हुआ है कि जो प्री क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस डेट तक जो है वो पहुंच जाने चाहिए। The firm's contractors providing unsubstantial and incorrect information are liable to disqualify and legal action respectively। कि जो कंपनी गलत इंफॉर्मेशन देंगी उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो इसमें बेसिकली उनको प्री क्वालिफिकेशन उनको असेस करने के लिए या उनको एवेलुएट करने के लिए जो है वो इन्वाइट किया गया है। तो प्री क्वालिफिकेशन कैसे की जाती है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि उसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्टर्स को हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में या डिफरेंट पॉइंट से हम कॉन्ट्रैक्टर को जब असेस करते हैं, उसकी जो कैपेसिटी, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी किस तरह की है, एक्सपीरियंस किस तरह का है, टीम किस तरह की अवेलेबल है उसके पास। तो इन कैटेगरीज के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को जो है असेस किया जाता है। क्लियर है जी यहाँ तक? हम्म। यस सर, क्लियर है। तो उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ प्री क्वालिफिकेशन के एडवांटेजेस जो है वो क्या क्या होते हैं। Constructors that are not suitably qualified to perform the contract at very early stage of procurement process। कि जो कॉन्ट्रैक्टर आपके काम को करने के लिए सूटेबल नहीं है, अब वो पहले ही स्टेज में बाहर निकल जाएगा। अब वो पहले ही स्टेज में जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब आप उसके डॉक्यूमेंट्स को, उसके टेंडर को आपको एवेलुएट नहीं करना पड़ेगा। अनरियलिस्टिक टेंडर सबमिटेड बाय अनक्वालिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटेबल कॉन्ट्रैक्टर्स, के ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जो अनक्वालिफाइड हैं, जिनकी क्या नाम है, जो रेपुटेशन है वो ठीक नहीं है, तो वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को आप पहली स्टेज में जो है अवॉइड कर सकते हैं। वो आपके टेंडर प्रोसेस के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। इनकरेज रियलिस्टिक बिड्स बाय द बिडर्स बिकॉज ऑफ कंपटीशन। अब सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पता होता है कि जो है वो फलां कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए अप्लाई करना है, तो कंपटीशन है, कंपटीशन के लिए वो क्या करेंगे, जो रियलिस्टिक जो बिड्स होंगे, रियलिस्टिक जो ऑफर होंगी वो पुट करेंगे ताकि उनको जो प्रोजेक्ट है जो वो अवॉर्ड कर दिया जाए। Helps to make any adjustment modification in the bidding document from the lack of interest by the prospective bidders applying for pre-qualification। अब अगर आपने जब प्री क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया है उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, अब इसका मतलब ये है कि अब आपका जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है या आपका क्या नाम है, जो टेंडर आपका प्रोसेस है उसके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ अवेलेबल है, तो उसमें आप क्या करेंगे, टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे। आप कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जो है वो क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्टर से भी एडवाइस लेंगे किस तरह से हम अपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स को या बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आपने किसी एक प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लिखी हुई है 1 मिलियन, अब कॉन्ट्रैक्टर्स को ये लगता है कि यार ये काम तो 1 मिलियन में करना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स उसके लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लिया है, इसका मतलब है देयर इज सम काइंड ऑफ लैक इन दी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। के बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई ना कोई लैक अवेलेबल है, तो फिर आप उसको एडजस्ट करने की, उसको आप मॉडिफाई करने की जो है वो कोशिश करेंगे। Reduce the efforts of the time in the evaluation of bids from unqualified bidders, क्योंकि अनक्वालिफाइड बिडर्स को आप पहले ही यहाँ से स्किप कर देंगे, पहले ही आप निकाल देंगे प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस के अंदर, तो वो अपने टेंडर भी जमा नहीं कराएंगे, तो उनके टेंडर्स को आपको एवेलुएट भी नहीं करना पड़ेगा। helps the bidder to evaluate their capability and form joint ventures with other firms। तो इसमें ये होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो अपनी कैपेबिलिटी को भी एवेलुएट कर सकती हैं कि यार मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। मेरे अगर क्लाइंट ने ये कैटेगरीज बनाई हैं
उसमें 100 मार्क्स हैं तो मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो अगर उसके पास कैपेबिलिटी ना हो तो फिर वो किसी और कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर भी कर सकता है। जॉइंट वेंचर ये होता है कि जब एक से ज्यादा कंपनीज आपस में मिल के एक टेंडर के लिए अप्लाई करें तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो जब दो कंपनीज आपस में मिल जाएंगी तो फिर उनकी कैपेबिलिटीज जो होंगी, उनकी जो कैपेसिटीज होंगी वो भी कंबाइन हो जाएंगी, तो फिर उनके जो मार्क्स होंगे वो इंक्रीज हो सकते हैं। Reduce the problem associated with low price bids from bidders of doubtful capability। तो इसमें क्योंकि प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस के अंदर सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्टर आगे निकलेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं रीनोन हैं, जो रिप्यूटेबल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है। तो इसमें ये होगा कि जो आपके अनक्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या आपके जो अनरिप्यूटेबल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो पहले ही आपके बाहर हो जाएंगे। तो अब आप बाद में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई अनक्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर आपको एक बहुत ही ज्यादा लो बिड लगा देता है या लो ऑफर आपको लगा देता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ इस काम को विन करने के लिए ऑफर लगाई है, लेकिन इस ऑफर के अंदर ये काम करना जो है वो फिजिबल ही नहीं है। तो प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस का एक ये भी फायदा होता है कि आपके पास सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं कि जो रिप्यूटेबल होते हैं या जो रीनोन होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, जिनके पास टीम भी अवेलेबल होती है, जिनके पास फंड्स भी होते हैं, जिनके पास जो आपकी जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। हेल्प द बिडर हु आर insufficiently qualified to avoid the expense of bidding। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स अनक्वालिफाइड होंगे वो टेंडर प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो टेंडरिंग प्रोसेस के जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी उनके जो हैं वो बच जाएंगे। तो ये जो हैं एडवांटेजेस होते हैं प्री क्वालिफिकेशन के। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया है कि प्री क्वालिफिकेशन किस तरह से की जाती है और क्यों की जाती है, क्या इसके जो है एडवांटेजेस होते हैं, और इसके अलावा जो टेंडर प्रोसेस होता है उसके क्या प्री रेक्विजिट्स होते हैं।